लास्ट सेक्शन में हमने म्यूटेक्स के सीक्रेट्स को अनलॉक किया। हमने देखा कि कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम वेटिंग थ्रेड्स को स्लीप मोड में डालकर कीमती सीपीयू साइकिल्स बचाता है, बजाय इसके कि उन्हें सिलिकॉन पर एंडलेसली स्पिन करने दिया जाए। म्यूटेक्सेस फैंटास्टिक हैं, लेकिन उनकी डेफिनेशन में ही वन फंडामेंटल लिमिटेशन है कि वे स्ट्रिक्टली बाइनरी होते हैं। म्यूटेक्स एक सिंगल रूम की सिंगल की को मैनेज करता है। यह एक ऐसे रिसोर्स के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन एनफोर्स करता है जिसे एक समय में सिर्फ वन थ्रेड ही यूज कर सकता है। लेकिन रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर शायद ही कभी इतना सिंपल होता है। क्या होता है जब आपके पास हो एक डेटाबेस कनेक्शन पूल जो कंफर्टेबली 10 कंकरेंट डेटाबेस क्वेरीज को सर्व कर सके, या एक क्लाउड सर्वर जो 4 आइडेंटिकल हार्डवेयर वीडियो एनकोडिंग चिप्स के पूल को मैनेज कर रहा हो, या एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर बफर जिसमें डेटा रिसीव करने के लिए n अवेलेबल स्टोरेज स्लॉट्स रेडी हों। अगर आप एक स्टैंडर्ड म्यूटेक्स का यूज करके 10 डेटाबेस कनेक्शंस के पूल को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो आप 9 थ्रेड्स को लाइन में वेट करने के लिए मजबूर कर देंगे, भले ही 9 कनेक्शंस पूरी तरह से आइडल बैठे हों। मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज के एक्सेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए और थ्रेड्स को एक दूसरे को इवेंट सिग्नल करने देने के लिए हमें ज़्यादा मसल और फ्लेक्सिबिलिटी वाले टूल की ज़रूरत है। यही एंट्री होती है सेमाफोर की। सेक्शन ब्रेक। सेमाफोर क्या है? 1965 में लेजेंडरी डच कंप्यूटर साइंटिस्ट एडसगर डिक्स्ट्रा द्वारा इन्वेंट किया गया। सेमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री में सबसे फाउंडेशनल सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स में से एक है। डिक्स्ट्रा ने 19th सेंचुरी के रेलवे सिस्टम्स में यूज होने वाले फिजिकल मैकेनिकल आर्म्स यानी सेमाफोर्स से इंस्पिरेशन ली थी। एक रेलवे सेमाफोर फिजिकल फ्लैग्स को लोअर या रेज करके ट्रेन इंजीनियर्स को सिग्नल देता था कि आगे का ट्रैक क्लियर है या ऑक्यूपाइड। यह डायग्राम एक रेलवे सिग्नलिंग मैकेनिज्म के फंडामेंटल लॉजिक को दिखाता है। यह 2 प्राइमरी स्टेट्स को डिपिक्ट करता है, जहां एक रेज्ड सिग्नल का मतलब एक अनऑब्स्ट्रक्टेड पाथवे है जो लोकोमोटिव को आगे बढ़ने की परमिशन देता है। वहीं दूसरी तरफ एक लोअर्ड सिग्नल एक ऑक्यूपाइड रूट को इंडिकेट करता है जो लोकोमोटिव को रुकने और वहीं स्टेशनरी रहने का इंस्ट्रक्शन देता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एक ओएस सेमाफोर कर्नल द्वारा मैनेज किया जाने वाला एक इंटीजर वेरिएबल होता है जिसे इनिशियलाइजेशन के अलावा सिर्फ स्टैंडर्डाइज्ड एटॉमिक ऑपरेशंस के जरिए ही एक्सेस किया जा सकता है। वेट जिसे हिस्टोरिकली पी नाम दिया गया था और सिग्नल जिसे हिस्टोरिकली वी नाम दिया गया था। कोड देखने से पहले चलिए एक क्लीन रियल वर्ल्ड मेंटल मॉडल इस्टेब्लिश करते हैं। सेक्शन ब्रेक। द मेंटल मॉडल कोलन द रेंटल कार हब और टोकन बोर्ड। इमेजिन कीजिए एक बिजी एयरपोर्ट रेंटल कार सेंटर जिसके पास 3 आइडेंटिकल एसयूवी का फ्लीट है। यह डायग्राम एक रेंटल कार हब के लिए टोकन बोर्ड मॉडल को इलस्ट्रेट करता है, जो यह दिखाता है कि कैसे एक काउंटर पार्किंग लॉट में 3 यूटिलिटी व्हीकल्स की अवेलेबिलिटी को ट्रैक करता है। इंडिविजुअल कारों के लिए कीज के बजाय रिसेप्शन डेस्क पर एक सेंट्रल टोकन बोर्ड है जिसमें फिजिकल ब्रास टोकन्स हैं। हर टोकन 1 व्हीकल का एक्सेस देता है। इनिशियलाइजेशन कोलन काउंटर 3 से स्टार्ट होता है क्योंकि बाहर 3 एसयूवी पार्क हैं। कस्टमर अराइवल कोमाट कोलन एक कस्टमर कार रेंट पर लेने के लिए आता है। वे बोर्ड चेक करते हैं। अगर टोकन अवेलेबल है तो वे इसे ले लेते हैं, जिससे अवेलेबल काउंट 3 से घटकर 2 हो जाता है और वे एसयूवी में चले जाते हैं। अगर सभी 3 एसयूवी रेंट पर चली गई हैं तो टोकन बोर्ड 0 रीड करता है। जब 4th कस्टमर आता है तो वे ड्राइव करके नहीं जाते, वे वेटिंग लाउंज में बैठ जाते हैं और सो जाते हैं। कस्टमर रिटर्न कोमा सिग्नल कोलन जब कोई कस्टमर अपनी ट्रिप फिनिश करता है और एसयूवी रिटर्न करता है कोलन वे ब्रास टोकन को बोर्ड पर वापस रख देते हैं, जिससे काउंट इंक्रीमेंट हो जाता है। अगर वेटिंग लाउंज में लोग सो रहे हैं तो डेस्क एजेंट पहले सो रहे कस्टमर के कंधे पर टैप करता है और उन्हें नया रिटर्न किया गया टोकन सौंप देता है। म्यूटेक्स से की डिफरेंस पर ध्यान दें। कोलन एक बार में मल्टीपल लोग सर्विस का यूज कर सकते हैं अप टू 3, लेकिन 4th पर्सन को तब तक रोक कर रखा जाता है जब तक कि कोई रिसोर्स फ्री नहीं हो जाता। सेक्शन ब्रेक। द कोर ऑपरेशंस कोलन वेट और सिग्नल या पी और वी। टेक्स्ट बुक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ओएस एपीआई जो आप पढ़ते हैं उसके डिपेंडिंग आप 2 सेमाफोर ऑपरेशंस के लिए अलग अलग नाम देखेंगे। चलिए मेक श्योर करते हैं कि आप उन सभी को पहचानते हैं। कोलन यह टेबल अलग अलग नेमिंग कन्वेंशंस के बीच सेमाफोर ऑपरेशंस को कंपेयर करती है। रिसोर्स एलोकेशन ऑपरेशन के लिए डिक्स्ट्रा का ओरिजिनल डच नाम पी है जो प्रोबेरेन से डिराइव्ड है, जिसका मतलब टू टेस्ट होता है। कॉमन कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजी में इसे वेट डाउन या डिक्रीमेंट कहा जाता है और इसे POSIX जैसे मॉडर्न थ्रेड एपीआईज में सेम अंडरस्कोर वेट के रूप में इंप्लीमेंट किया जाता है।
रिसोर्स रिलीज ऑपरेशन के लिए डिक्सट्रा का ओरिजिनल डच नाम भी है, जो वेरहोगन से डिराइव्ड है, जिसका मतलब टू इंक्रीमेंट होता है। इसके लिए कॉमन कंप्यूटर साइंस नामों में अप, पोस्ट या इंक्रीमेंट शामिल हैं, और इसे मॉडर्न पॉसिक्स थ्रेड एपीआई में सेम अंडरस्कोर पोस्ट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। गेट मेमोरी हैक कोलन पी का मतलब प्रोबेरेंट टेस्ट या ट्राई टू ग्रैब है, जिससे वेट होता है, जिससे काउंट डिक्रीमेंट होता है। वी का मतलब वेरहोगन इंक्रीज या इंक्रीमेंट है, जिससे सिग्नल होता है, जिससे काउंट इंक्रीमेंट होता है। सेक्शन ब्रेक। क्लासिकल डेफिनेशंस कॉन्सेप्चुअल स्यूडोकोड अपने सबसे सिंपल एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में वेट और सिग्नल एक इंटीजर वेरिएबल एस पर काम करते हैं। ये कॉन्सेप्चुअल कोड कंकरेंट प्रोग्रामिंग में शेयर्ड रिसोर्सेज के एक्सेस को मैनेज करने के लिए यूज होने वाले सेमाफोर के फंडामेंटल ऑपरेशंस को दिखाता है। फर्स्ट ऑपरेशन एग्जीक्यूशन को तब तक ब्लॉक करता है जब तक कि कोई रिसोर्स अवेलेबल न हो जाए। फिर उसे क्लेम करने के लिए अवेलेबिलिटी काउंट को डिक्रीमेंट करता है। सेकंड ऑपरेशन रिसोर्स को रिलीज करने के लिए काउंटर को इंक्रीमेंट करता है, जिससे दूसरे वेटिंग प्रोसेसेज को सिग्नल मिलता है कि यह अब फ्री है। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट यह है कि वेट एस और सिग्नल एस दोनों को एटॉमिकली एग्जीक्यूट होना चाहिए। एस का मॉडिफिकेशन और ब्लॉक या अनब्लॉक करने का डिसीजन एक इंडिविजुअल यूनिट की तरह होना चाहिए, जिसमें मिड ऑपरेशन में कॉन्टेक्स्ट स्विच का कोई चांस न हो। सेक्शन ब्रेक। काउंटिंग सेमाफोर्स वर्सेस बाइनरी सेमाफोर्स। सेमाफोर्स आमतौर पर 2 अलग फ्लेवर्स में आते हैं, जो इस बात पर बेस्ड होते हैं कि उनके इंटीजर काउंटर को क्या वैल्यूज लेने की परमिशन है। यह डायग्राम कंकरेंट प्रोग्रामिंग में यूज होने वाले सेमाफोर्स के 2 मेन टाइप्स को इलस्ट्रेट करता है, काउंटिंग सेमाफोर्स और बाइनरी सेमाफोर्स। यह एक्सप्लेन करता है कि काउंटिंग सेमाफोर्स रिसोर्स पूल्स को मैनेज करने के लिए 0 से n तक के अवेलेबल रिसोर्सेज की रेंज को ट्रैक करते हैं, जबकि बाइनरी सेमाफोर्स म्यूचुअल एक्सक्लूजन को एनफोर्स करने के लिए अपनी वैल्यूज को 0 या 1 तक रिस्ट्रिक्ट करते हैं, जो एक म्यूटेक्स की तरह ही सिमिलरली एक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। काउंटिंग सेमाफोर्स। एक काउंटिंग सेमाफोर को 1 से बड़े इंटीजर वैल्यू n पर इनिशियलाइज किया जाता है, जो n आइडेंटिकल रिसोर्सेज के एक फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करता है। इनिशियल वैल्यू s इक्वल टू n यह इंडिकेट करता है कि रिसोर्स की n यूनिट्स अवेलेबल हैं। जैसे ही प्रोसेसेज वेट एग्जीक्यूट करते हैं, काउंटर 0 की तरफ डिक्रीज होता है। जब s इक्वल टू 0 होता है तो सभी n रिसोर्सेज एक्टिवली यूज में होते हैं। इसके बाद वेट कॉल करने वाला कोई भी प्रोसेस तब तक ब्लॉक रहेगा जब तक कि कोई दूसरा प्रोसेस सिग्नल का यूज करके रिसोर्स को रिलीज नहीं कर देता। टिपिकल यूज केसेज में पहला है कनेक्शन पूल्स, जो डेटाबेस कनेक्शंस को 20 कॉन्करेंट क्वेरीज तक लिमिट करता है। दूसरा है बाउंडेड बफर्स, जो एक शेयर्ड क्यू में फील्ड या एम्प्टी स्लॉट्स के नंबर को ट्रैक करता है। और तीसरा है थ्रॉटलिंग या रेट लिमिटिंग, जो ये एश्योर करता है कि एक वेब स्क्रैपर मैक्सिमम 5 कॉन्करेंट नेटवर्क रिक्वेस्ट्स ही स्पॉन करे। सेक्शन ब्रेक। बाइनरी सेमाफोर्स। एक बाइनरी सेमाफोर स्ट्रिक्टली 0 या 1 के इंटीजर वैल्यूज तक ही रिस्ट्रिक्टेड होता है। 1 पर इनिशियलाइज्ड होने का मतलब है कि क्रिटिकल सेक्शन फ्री है। 0 पर इनिशियलाइज्ड होने का मतलब है कि कोई इवेंट अभी तक नहीं हुआ है जिसका यूज थ्रेड सिग्नलिंग के लिए किया जाता है। जब 1 पर इनिशियलाइज किया जाता है तो एक बाइनरी सेमाफोर काफी हद तक एक म्यूटेक्स लॉक की तरह काम करता है। यह इंप्लीमेंटेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बाइनरी सेमाफोर का यूज करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन कैसे अचीव किया जाए। यह एक प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है जहां एक थ्रेड कोड के क्रिटिकल सेक्शन को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए एक लॉक एक्वायर करता है और फिर दूसरे थ्रेड्स को प्रोसीड करने के लिए उस लॉक को रिलीज कर देता है। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप म्यूटेक्स वर्सेस बाइनरी सेमाफोर, क्या डिफरेंस है? ओएस एग्जाम्स देने वाले स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि अगर एक बाइनरी सेमाफोर केवल 0 और 1 वैल्यूज लेता है तो क्या ये एक म्यूटेक्स के जैसा ही नहीं है? नो, वे सटली लेकिन फंडामेंटली अलग हैं। यह डिस्टिंक्शन टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक फेवरेट टॉपिक है। यह डायग्राम एक म्यूटेक्स और एक बाइनरी सेमाफोर के बीच के कोर डिफरेंसेस को इलस्ट्रेट करता है। यह एक्सप्लेन करता है कि एक म्यूटेक्स स्ट्रिक्ट ओनरशिप को एनफोर्स करता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ वही स्पेसिफिक थ्रेड जो रिसोर्स को लॉक करता है उसे ही इसे अनलॉक करने की परमिशन होती है। इसके कॉन्ट्रास्ट में एक बाइनरी सेमाफोर में ओनरशिप कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होते हैं, जिससे 1 थ्रेड रिसोर्स पर वेट कर सकता है जबकि एंटायरली डिफरेंट थ्रेड इसे रिलीज करने का सिग्नल सेंड करता है। ओनरशिप रिक्वायरमेंट म्यूटेक्स यह स्ट्रिक्ट ओनरशिप इंप्लीमेंट करता है। अगर थ्रेड ए एक म्यूटेक्स एक्वायर करता है तो सिर्फ थ्रेड ए को ही इसे रिलीज करने की परमिशन होती है।
अगर थ्रेड बी थ्रेड ए के म्यूटेक्स को अनलॉक करने का अटेम्प्ट करता है तो ओएस एक एरर या अनडिफाइंड बिहेवियर रिटर्न करता है। बाइनरी सेमाफोर, इसमें ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। थ्रेड ए वेट एस परफॉर्म कर सकता है और बाद में थ्रेड बी सिग्नल एस परफॉर्म कर सकता है। इंटेंडेड पर्पस म्यूटेक्स इसे खास तौर पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और शेयर डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। बाइनरी सेमाफोर इसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन और इंटर थ्रेड सिग्नलिंग या टास्क सिंक्रोनाइजेशन दोनों के लिए बनाया गया है, जिससे एक थ्रेड दूसरे थ्रेड को इवेंट कंप्लीट होने का नोटिफाई कर सके। 5. अंडर द हुड नॉन बिजी वेटिंग स्लीप बेस्ड कर्नल इम्प्लीमेंटेशन। जैसे स्पिनलॉक्स सीपीयू टाइम बर्न करते हैं, वैसे ही वेट के नाइव इम्प्लीमेंटेशंस जो व्हाइल एस इज लेस दैन और इक्वल टू 0 लूप में स्पिन करते हैं, वे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए पूरी तरह से अनएक्सेप्टेबल हैं। बिजी वेटिंग को एलिमिनेट करने के लिए कर्नल सेमाफोर डेटा स्ट्रक्चर के बिल्कुल अंदर ही ब्लॉक्ड प्रोसेसेज की एक वेट क्यू मेंटेन करते हैं। द कर्नल डेटा स्ट्रक्चर, यह डेफिनेशन ऑपरेटिंग सिस्टम्स में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होने वाले एक सेमाफोर स्ट्रक्चर को आउटलाइन करती है। इसमें रिसोर्स अवेलेबिलिटी को ट्रैक करने के लिए एक इंटीजर काउंटर और रिसोर्स के लिए वेट कर रहे सस्पेंडेड प्रोसेसेस का ट्रैक रखने के लिए एक लिंक्ड लिस्ट क्यू होती है। वेट का इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बेस्ड। जब कोई प्रोसेस वेट एग्जीक्यूट करता है तो ओएस कर्नल सबसे पहले इंटीजर काउंटर को डिक्रीमेंट करता है। अगर काउंट 0 से नीचे गिर जाता है तो ओएस स्पिन नहीं करता, बल्कि वह प्रोसेस को सस्पेंड कर देता है। यह फंक्शन एक ऑपरेटिंग सिस्टम में सेमाफोर वेट ऑपरेशन के मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है। जब इसे कॉल किया जाता है तो यह अवेलेबल रिसोर्स काउंट को कम कर देता है। अगर काउंट 0 से नीचे चला जाता है, जो यह दिखाता है कि सारे रिसोर्सेज ऑक्यूपाइड हैं, तो एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस को एक वेटिंग क्यू में ऐड कर दिया जाता है। उसका स्टेटस ब्लॉक्ड में अपडेट हो जाता है और यह प्रोसेसर का कंट्रोल यील्ड कर देता है ताकि दूसरा रेडी टास्क रन हो सके। सिग्नल का इम्प्लीमेंटेशन ब्लॉक बेस्ड। जब कोई प्रोसेस सिग्नल एग्जीक्यूट करता है तो यह सेमाफोर काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। अगर काउंटर 0 से कम या उसके बराबर रहता है तो इसका मतलब है कि अभी भी स्लीपिंग प्रोसेसेस लाइन में वेट कर रहे हैं। यह फंक्शन एक सिस्टम सेमाफोर के लिए सिग्नल ऑपरेशन को इंप्लीमेंट करता है। यह एक रिसोर्स को रिलीज करने के लिए सेमाफोर के काउंटर को इंक्रीमेंट करता है। अगर काउंटर अभी भी 0 या नेगेटिव है, जो ये दिखाता है कि दूसरे प्रोसेसेज वेट कर रहे हैं, तो ये वेटिंग क्यू से एक ब्लॉक्ड प्रोसेस को रिमूव करता है, उसके स्टेटस को रेडी पर अपडेट करता है और उसे ऑपरेटिंग सिस्टम के शेड्यूलर क्यू में डालकर वेक अप करता है। क्रिटिकल गेट ट्रैप अलर्ट नेगेटिव सेमाफोर वैल्यूज को इंटरप्रेट करना। ऊपर दिए गए ब्लॉक बेस्ड इंप्लीमेंटेशन को बहुत ध्यान से देखें। ध्यान दीजिए कि एस एरो वैल्यू को डिक्रीमेंट किया जाता है इससे पहले कि यह चेक किया जाए कि क्या एस एरो वैल्यू 0 से कम है। यह एक ब्रिलियंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टी क्रिएट करता है जिसे आपको गेट और ओ एस एग्जाम्स के लिए जरूर मेमोराइज कर लेना चाहिए। यह डायग्राम एक्सप्लेन करता है कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में सेमाफोर की वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करना है। अगर सेमाफोर वैल्यू 0 से ग्रेटर या इक्वल है तो यह बचे हुए अवेलेबल रिसोर्सेज के एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्यू में वेट कर रहे ब्लॉक्ड प्रोसेसेस के नंबर को इंडिकेट करती है। चलिए इसे एक कंक्रीट ट्रेस के साथ टेस्ट करते हैं। सेक्शन ब्रेक। वॉक थ्रू। एक काउंटिंग सेमाफोर को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना। मान लीजिए कि एक काउंटिंग सेमाफोर एस को 2 पर इनिशियलाइज किया गया है, जो 2 अवेलेबल डेटाबेस स्लॉट्स को रिप्रेजेंट करता है। चलिए एस के साथ इंटरेक्ट करने वाले प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 को ट्रेस करते हैं। यह टेक्स्ट एक सेमाफोर सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ट्रेस को दिखाता है। यह एक सेमाफोर के साथ शुरू होता है जिसे 2 कॉन्करेंट प्रोसेसेज को परमिट करने के लिए इनिशियलाइज किया गया है। फर्स्ट 2 प्रोसेसेज को इमीडिएटली एक्सेस मिल जाता है, जो अवेलेबल स्लॉट्स को रिड्यूस करके 0 कर देता है। जब एक थर्ड फोर्थ प्रोसेस रिसोर्स को एक्सेस करने का अटेम्प्ट करते हैं तो वे ब्लॉक हो जाते हैं और उन्हें एक वेटिंग क्यू में डाल दिया जाता है क्योंकि कोई स्लॉट्स बाकी नहीं बचे हैं। फाइनली जब एक्टिव प्रोसेसेज में से 1 अपना काम फिनिश करके अपना होल्ड रिलीज करता है तो सिस्टम फर्स्ट वेटिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूशन रिज्यूम करने के लिए वेक अप कर देता है। सेक्शन ब्रेक। सेमाफोर्स का यूज करने वाले प्रैक्टिकल सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न्स। सेमाफोर्स कंकरेंट सिस्टम डिजाइन के लिए स्विस आर्मी नाइफ्स की तरह हैं। चलिए 3 सबसे कॉमन आर्किटेक्चरल पैटर्न्स को स्टडी करते हैं। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 1 म्यूचुअल एक्सक्लूजन। लॉक के रूप में बाइनरी सेमाफोर
इन प्रोसेस के बीच एक क्रिटिकल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सेमाफोर को 1 पर इनिशियलाइज करें। यह ब्लॉक एक सेमाफोर का यूज करके कंकरेंट प्रोग्रामिंग में म्यूचुअल एक्सक्लूजन के कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एक इनफाइनाइट लूप को आउटलाइन करता है, जहां एक प्रोसेस को कोड के क्रिटिकल सेक्शन को सेफली एग्जीक्यूट करने के लिए पहले एक लॉक एक्वायर करना पड़ता है और फिर दूसरे प्रोसेसेस को एंटर करने देने के लिए उस लॉक को रिलीज करना पड़ता है, जिसके बाद नॉन क्रिटिकल कोड का एग्जीक्यूशन होता है। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 2, आइडेंटिकल रिसोर्सेज के एक फाइनाइट पूल को मैनेज करना। मान लीजिए हमारे पास के आइडेंटिकल फिजिकल प्रिंटर्स वाला एक प्रिंटिंग क्लस्टर है। हम अपने काउंटिंग सेमाफोर को के पर इनिशियलाइज करते हैं। यह एग्जाम्पल समझाता है कि कैसे एक काउंटिंग सेमाफोर का यूज करके शेयर्ड रिसोर्सेज के एक लिमिटेड नंबर, जैसे कि प्रिंटर्स का एक पूल के एक्सेस को रेगुलेट किया जाता है। जब किसी टास्क को एक रिसोर्स की जरूरत होती है तो उसे सबसे पहले परमिशन रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, जो कि टास्क को टेम्परेरली हॉल्ट कर देगी अगर अभी सारे रिसोर्सेज बिजी हैं। ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद रिसोर्स को वापस पूल में रिलीज कर दिया जाता है, जिससे दूसरे वेटिंग टास्क्स प्रोसीड कर सकें। सेक्शन ब्रेक। पैटर्न 3, सिग्नलिंग और एग्जीक्यूशन ऑर्डरिंग। 2 थ्रेड्स को सिंक करना। कभी कभी हमें 2 कंकरेंट थ्रेड्स के बीच एक स्ट्रिक्ट ऑर्डरिंग रूल को एनफोर्स करने की जरूरत होती है। थ्रेड बी में स्टेटमेंट S2 केवल थ्रेड ए में स्टेटमेंट S1 के कंप्लीट होने के बाद ही एग्जीक्यूट होना चाहिए। हम 0 पर इनिशियलाइज्ड एक सेमाफोर का यूज करके इस एलिगेंट डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि एक सिंक्रोनाइजेशन टूल का यूज करके 2 पैरेलल थ्रेड्स के एग्जीक्यूशन ऑर्डर को कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए। सेकंड थ्रेड इनिशियली पॉड रहता है जब तक कि फर्स्ट थ्रेड अपना इनिशियल टास्क कंप्लीट करके एक नोटिफिकेशन सिग्नल नहीं भेज देता, जिससे सेकंड थ्रेड रिज्यूम हो सके और अपना सब्सीक्वेंट टास्क कंप्लीट कर सके। यह कोड 2 थ्रेड्स के बीच एक स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन ऑर्डर लागू करने के लिए एक सेमाफोर का यूज करके थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करता है। फर्स्ट थ्रेड अपना टास्क कंप्लीट करता है और सेमाफोर को सिग्नल देता है, जबकि सेकंड थ्रेड सेमाफोर पर वेट करता है ताकि यह इनश्योर किया जा सके कि वह फर्स्ट थ्रेड के फिनिश होने के बाद ही रन हो। यह कैसे काम करता है? केस 1, थ्रेड भी पहले रन करता है, थ्रेड भी वेट और सिंक को कॉल करता है। चूंकि सिंक 0 है, सिंक -1 हो जाता है और थ्रेड बी को स्लीप में डाल दिया जाता है। बाद में थ्रेड ए S1 को फिनिश करता है, सिग्नल और सिंक को कॉल करता है, सिंक को इंक्रीमेंट करके 0 कर देता है और थ्रेड बी को अनब्लॉक कर देता है। थ्रेड बी S2 को एग्जीक्यूट करता है, ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है। केस 2, थ्रेड ए पहले रन करता है, थ्रेड ए S1 को कंप्लीट करता है, सिग्नल और सिंक को कॉल करता है, जिससे सिंक इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाता है। बाद में थ्रेड बी वेट और सिंक तक पहुंचता है, सिंक को डिक्रीमेंट करके 0 कर देता है और बिना सोए तुरंत S2 को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे बढ़ता है। ऑर्डर प्रिजर्व्ड रहता है। सेक्शन ब्रेक 7, ऑपरेशनल पिटफॉल्स, डेडलॉक्स और इनकरेक्ट सेमाफोर यूसेज। वैसे तो सेमाफोर्स एक्सट्रीमली वर्सटाइल होते हैं, लेकिन वे तेज धार वाले चाकू की तरह हैं। लापरवाही से हैंडल करने पर एक सिंपल डेवलपर ओवरसाइट तुरंत पूरे सिस्टम में कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ट्रिगर कर सकती है। सेक्शन ब्रेक पिटफॉल ए, द डेडलॉक ट्रैप। इनकरेक्ट वेट ऑर्डरिंग। मान लीजिए 2 प्रोसेसेस P0 और P1 हैं, जिन्हें 2 सेपरेट सेमाफोर्स S और Q की एक्सेस चाहिए और दोनों 1 पर इनिशियलाइज्ड हैं। यह एग्जाम्पल कंकरेंट प्रोग्रामिंग में एक क्लासिक डेडलॉक सिनेरियो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जिसमें 2 प्रोसेसेस और 2 शेयर्ड रिसोर्सेज इन्वॉल्व्ड हैं। हर प्रोसेस लॉक्स को एक डिफरेंट ऑर्डर में एक्वायर करने की कोशिश करता है, जिससे एक ऐसी सिचुएशन बन जाती है जहां दोनों प्रोसेसेस परमानेंटली ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि वे एक दूसरे के द्वारा होल्ड किए गए रिसोर्स के रिलीज होने का वेट कर रहे होते हैं। डेडलॉक कैसे होता है? प्रोसेस P0 वेट S एग्जीक्यूट करता है, जिससे S 0 हो जाता है। ग्रांटेड कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। प्रोसेस P1 वेट Q एग्जीक्यूट करता है, जिससे Q 0 हो जाता है। ग्रांटेड प्रोसेस P0 वेट Q एग्जीक्यूट करता है, जिससे Q 0 हो जाता है, P0 ब्लॉक हो जाता है और P1 द्वारा Q को सिग्नल करने का वेट करता है। प्रोसेस P1 वेट S एग्जीक्यूट करता है, जिससे S 0 हो जाता है, P1 ब्लॉक हो जाता है और P0 द्वारा S को सिग्नल करने का वेट करता है। यह डायग्राम कंकरेंट प्रोग्रामिंग में डेडलॉक के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस परमानेंटली ब्लॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेस एक ऐसा रिसोर्स होल्ड करता है जिसकी दूसरे प्रोसेस को आगे बढ़ने के लिए जरूरत होती है, जिससे एक सर्कुलर डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है।
दोनों प्रोसेसेज अब हमेशा के लिए वेटिंग स्टेट में फ्रीज हो चुकी हैं। दोनों में से कोई भी सिग्नल एग्जीक्यूट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों एक दूसरे का वेट करते हुए सो रहे हैं। इस कंडीशन को डेडलॉक के रूप में जाना जाता है, जिसे हम चैप्टर 5 में पूरी मैथमेटिकल डेप्थ में कवर करेंगे। सेक्शन ब्रेक पिटफॉल भी वेट या सिग्नल को ओमिट करना ह्यूमन प्रोग्रामर्स गलतियां करते हैं। सेमाफोर्स के साथ कॉमन कोडिंग ओवरसाइट्स में शामिल हैं। सिग्नल भूल जाना। एक थ्रेड वेट म्यूटेक्स कॉल करता है, अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करता है और बिना सिग्नल म्यूटेक्स कॉल किए किसी अनहैंडल्ड एक्सेप्शन या सिंपल रिटर्न स्टेटमेंट की वजह से एक्सीडेंटली जल्दी रिटर्न हो जाता है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि उस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश करने वाला हर दूसरा प्रोसेस हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। सिस्टम धीरे धीरे स्टारवेशन से खत्म हो जाता है। एक्सीडेंटली सिग्नल को 2 बार कॉल करना। एक थ्रेड एक्सीडेंटली सिग्नल म्यूटेक्स को 2 बार कॉल करता है। कॉन्सिक्वेंस ये है कि सेमाफोर वैल्यू बढ़कर 2 हो जाती है। अब 2 थ्रेड्स एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, जिससे म्यूचुअल एक्सक्लूजन पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है और मेमोरी करप्ट हो जाती है। वेट और सिग्नल को स्वैप करना। क्रिटिकल सेक्शन के बिगिनिंग में सिग्नल कॉल करना और एंड में वेट कॉल करना म्यूचुअल एक्सक्लूजन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सेक्शन ब्रेक। समरी कंपैरिजन म्यूटेक्स वर्सेस बाइनरी सेमाफोर वर्सेस काउंटिंग सेमाफोर। चलिए इन 3 सॉफ्टवेयर एब्स्ट्रैक्शंस को एक क्लीन कंपैरिजन टेबल में एक साथ लाते हैं। यह टेबल एक म्यूटेक्स लॉक, एक बाइनरी सेमाफोर और एक काउंटिंग सेमाफोर के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंपेयर करती है। अलाउड वैल्यूज के लिए एक म्यूटेक्स लॉग 0 तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, जो लॉक्ड को रिप्रेजेंट करता है, या 1 जो अनलॉक्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह एक बाइनरी सेमाफोर भी सिर्फ 0 या 1 ही अलाउ करता है। हालांकि एक काउंटिंग सेमाफोर 0 से n तक की इंटीजर रेंज को या ब्लॉक बेस्ड कर्नेल्स में नेगेटिव वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है। ओनरशिप की बात करें तो एक म्यूटेक्स लॉक ओनरशिप को स्ट्रिक्टली एनफोर्स करता है, जिसका मतलब है कि सिर्फ लॉकिंग थ्रेड ही इसे अनलॉक कर सकता है। इसके अपोजिट सेमाफोर्स में ओनरशिप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बाइनरी और काउंटिंग दोनों ही सेमाफोर्स के लिए कोई भी थ्रेड पोस्ट या सिग्नल कर सकता है। प्राइमरी यूज केसेस को देखें। म्यूटेक्स लॉक्स एक क्रिटिकल सेक्शन में एक्सक्लूसिव शेयर डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। बाइनरी सेमाफोर्स का यूजर थ्रेड सिग्नलिंग और इवेंट नोटिफिकेशन के लिए किया जाता है, जबकि काउंटिंग सेमाफोर्स मल्टी इंस्टेंस रिसोर्स पूल्स और थ्रॉटलिंग को मैनेज करते हैं। ऑपरेशन नेम्स के लिए एक म्यूटेक्स लॉक और अनलॉक का यूज करता है, जबकि बाइनरी और काउंटिंग दोनों सेमाफोर्स वेट और सिग्नल का यूज करते हैं, जिन्हें P और V के नाम से भी जाना जाता है। फाइनली म्यूटेक्स लॉक्स के लिए सेफ्टी गार्डरेल्स हाई होते हैं, क्योंकि अगर गलत थ्रेड उन्हें अनलॉक करता है तो लाइब्रेरी एरर्स थ्रो करती है। बाइनरी और काउंटिंग दोनों सेमाफोर्स के लिए सेफ्टी गार्डरेल्स लो होते हैं, क्योंकि कर्नल डेवलपर पर भरोसा करता है कि वो कोड को सही तरीके से स्ट्रक्चर करेंगे। सेक्शन ब्रेक। मास्टरिंग सिंक्रोनाइजेशन प्रिमिटिव्स। सेमाफोर्स मल्टी रिसोर्स एलोकेशन और इंटर प्रोसेस सिग्नलिंग के लिए एक इनक्रेडिबली पावरफुल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। कर्नल वेट क्यूज का यूज करके वे कॉम्प्लेक्स कॉन्करेंसी चैलेंजेस को सॉल्व करते हुए बिजी वेटिंग को इफेक्टिवली एलिमिनेट करते हैं। हालांकि जैसा कि हमने डेटालॉक एग्जांपल्स में देखा, रॉ सेमाफोर्स अनस्ट्रक्चर्ड लो लेवल प्रिमिटिव्स हैं। एक मल्टी 1000 लाइन कोडबेस में कहीं भी एक सिंगल मिसप्लेस्ड वेट या भूला हुआ सिग्नल कॉल इंस्टेंटली साइलेंट डेटा करप्शन या डेडलॉक्स को ट्रिगर कर सकता है, जिन्हें रिप्रोड्यूस और डीबग करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर साइंटिस्ट्स ने स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स डेवलप किए, जो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल्स और शेयर्ड डेटा को सीधे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही एनकैप्सुलेट करते हैं। अगले सेक्शन 4.6 हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शंस मॉनिटर्स और कंडीशन वेरिएबल्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कि जावा, C# और C++ जैसी मॉडर्न लैंग्वेजेस कैसे मॉनिटर्स का यूज करती हैं थ्रेड सेफ्टी को एलिगेंट, रीडेबल और कंपाइलर चेक्ड बनाने के लिए।